हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि इसके पहले आपने जो क्लास देखा है वह क्लास पहले आपने देखा होगा कि बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इलाहाबाद में दो दो संधियां हुई। इलाहाबाद में दो संधियों के बाद यानी कि 1765 ईस्वी के बाद आप इतना जानिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। इसका मतलब कि 1765 के बाद आप कहां तक चलेंगे? 1769 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा 1767 से लेकर 1769 तक चलता है। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक, सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मैसूर के बारे में जान लेना बेटर होगा। अगर आप मैसूर के बारे में समझ लेंगे तो मे भी हो सकता है कि आप आंग्ल मैसूर युद्ध भी समझ जाएंगे अच्छे से। तो याद रखिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, सबसे पहले छोटे से मैप में आप कैच करेंगे। ये आपका भारत है, ठीक है। अभी पूर्ण तरीके से नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? रीजन है कि हमको दक्षिण भारत से मतलब है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है दक्षिण भारत से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि आपने देखा इसके पहले कि यहां पर 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, इस संधि में दो दो संधियां हुई, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। पहली जो संधि हुई थी याद रखिए शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और द्वितीय जो संधि हुई थी शुजाउद्दीन के साथ, जो कि अवध प्रांत का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय ये केंद्रीय सत्ता का नवाब था। इतनी बातें आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि इलाहाबाद की संधि। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इस संधि में शाह आलम द्वितीय जो कि केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ, केंद्रीय सत्ता का अर्थात दिल्ली का नवाब बनकर बैठा हुआ था। याद रखिए, अंग्रेजी सत्ता यानी इंग्लिश ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया? शाह आलम द्वितीय से क्या मांग लिए? दीवानी मांग लिए। क्या मांग ली? दीवानी मांगे। और भैया याद रखिएगा, जो दीवानी मांगते हैं ना, वह दीवानी 3 स्पेशल क्षेत्रों का मांगते हैं। वह क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मांगते हैं। और उनको दीवानी के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल भी जाता है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि अगर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई है तो इनकी नजर, इसका मतलब पूरे बंगाल पे कब्जा जमा चुके हैं। यहां पर आप लिखेंगे अंग्रेजों का क्या हुआ?
बंगाल में पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर एक इंसान को छोटी मोटी उपलब्धि मिल जाती है तो वो सोचता है कि हमें बड़ी से बड़ी उपलब्धि मिल जानी चाहिए, बड़ी से बड़ी उपलब्धि के चक्कर में पड़ा रहता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, ये जब बंगाल की सब कुछ इनको मिल गया, बंगाल के नवाब के रूप में यहां पर अंग्रेज छाए हुए हैं, इनका वर्चस्व बन चुका है, पूरा एकदम बैठे हुए, जमा करके बैठे हुए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इनका जो टारगेट होता है ये दक्षिण भारत की तरफ होता है। लिखेंगे यहां से विजय, बंगाल की तरफ से विजय पाने के बाद बंगाल की तरफ से विजय पाने के बाद अंग्रेजों का मकसद केवल अब मैसूर यानी कि दक्षिण भारत पर रहता है, दक्षिणी भारत की तरफ रहता है। इतनी बातें आप अच्छे से जान गए हैं। अब दक्षिणी भारत में आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट आप ये समझिए यहां पर एक बिंद श्रेणी गई, एक कौन सी श्रेणी है, बिंद श्रेणी। अब इस बिंद श्रेणी को अब देखिए इधर से इधर क्यों आना चाहते थे, आपके मन में उठ रहा कि आखिर दक्षिण भारत की तरफ क्यों आना चाहते थे, क्योंकि आपने देखा है इसके पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब के सब जिसका यानी जितने यूरोपीय कंट्री आए हैं सब के सब केवल दक्षिण भारत में ही आए, यानी काली कट के तट पे ही आए। इसका मतलब यहां पर खजाना बसा हुआ है, यहां से मसाला ले जाकर के बहुत अच्छा खासा इनकम किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा 1 रुपए में खरीदे जाते थे, 60 गुना ले जाके बेचते थे। तो राजा तो इशू हो गए। अब जब राजा हो गए तो इनके मन में क्या उठेगा, अब अंग्रेज जब यहां पर धीरे धीरे आए व्यापार करने के लिए, लेकिन जमा लिए शासन के ऊपर, राजनीति के ऊपर आ गए, पूरा एकदम शासन बना लिए, कब्जा उनके ऊपर हो गया, भारतवासियों के ऊपर हो गया। किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का। तो इनके मन में ये उठा कि चलते हैं एक तरफ, अब इधर पूरे भारत दक्षिण भारत की तरफ भी अपना कब्जा जमाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मद्रास में आप देखेंगे कि अंग्रेजों का दुर्ग है, क्लियर, अंग्रेजों का दुर्ग है। और यहां पर आप देखेंगे पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग हैं, क्लियर। इसके पहले आपने ये सब कहानियां पढ़ चुके हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहां पर एक जबरदस्त युद्ध होता है जिसे 1760 का वांडीवास युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार भी गए, और जब ये हार गए तो ऐसा नहीं है कि भारत छोड़ के चले गए, पलायन हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि याद होगा जब यहां पर युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद संधि हुई, और उसी संधि में फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस बात को भी क्लियर करिएगा कि अंग्रेजों ने यह सौदा कर दिया था कि हे फ्रांसीसी, आपको भारत में रह सकते हैं पर आपके सैनिक लोग यहां सेना नहीं रख सकते, यानी अगर आप व्यापार करने के वास्ते हैं तो व्यापार करिए, पर सेना आप किसी जगह नहीं रख सकते। अगर आपको सेना रखनी होगी तो आपको यहां से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये बातें आपने पिछली क्लास में देखा होगा, ये सब पिछली क्लास की घटना बताई जा रही है। अब एक वर्ड यहां पर आपको क्लियर करना होगा कि अब ये इसका मतलब कि अंग्रेजों द्वारा
ऐसा थोड़ी ना है कि पांडिचेरी में जो क्या नाम फ्रांसीसी लोग हैं इनको भी इस तरीके से हटा दिया गया, लड़ाई हुई लेकिन हटा दिया गया, लेकिन समझौते के तहत मिल भी गया था। आपने पिछली क्लास में देख लिया। इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब क्या मैटर है इसको समझिए। फ्रांसीसी अभी भी भारत में है, अंग्रेज लोग यहां बंगाल में एकदम छाए हुए हैं, एकदम जमजमाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब आपको पॉइंट क्या पकड़ना है, जो आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है इसे आप टारगेट बना के पॉइंट एग्जैक्ट रखेंगे। चलते हैं, आइए इसे मिटाते हैं एक बार। अब देखिए, अंग्रेज डायरेक्ट इनका निशाना किधर है, दक्षिण भारत पर। और दक्षिण भारत में याद रखना एक मैसूर राज्य था। अब सवाल उठता है कि मैसूर राज्य कैसे बना, पहले यह भी देख लीजिए। अगर मैसूर राज्य को आप समझ जाएंगे तो मैसूर राज्य के लिए ही अंग्रेज मर रहे हैं। और क्यों मर रहे हैं, यह आपका क्वेश्चन उठता है। तो आइए चलते हैं, अगला पॉइंट क्या बनेगा। इधर देखिए, जैसे कि आप देखिए इस मैप में देखेंगे, ये यहां से लेके ये एरिया, ये आपका जो है, ये आपका विजयनगर, क्या है, विजयनगर। इधर का एरिया आप देखेंगे, यहां पर गोलकुंडा है, क्या है, गोलकुंडा। और आपको पिछली क्लास में बताया गया गोलकुंडा का शासक कौन था, कुतुब शाह हसन था, कुतुब हसन शाह था। और ये जबरदस्त याद रखिएगा। उसके बाद यहां से ये एरिया देखेंगे आप, ये निजामों का है। किसका है, किसका है, निजामों का। अब देखिए, यहां पर ये एरिया आपको मिलेगा बरार का। और आप यहां ये देखेंगे, ये मिलेगा आपका, याद रखिएगा, पेशवा मराठे यहां पर छाए हुए हैं, पेशवा मराठा। और ये निजामों का। क्लियर, इतनी बात तो अच्छे समझ में आ गई। अब देखिए, अगर ये इनके लिए हो गया तो ये भी एरिया होगी यहां पर। ये एरिया क्या है, अहमदनगर का। किसका है, अहमदनगर का। और याद रखिए, यहां पर उसके बाद आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है बीजापुर। क्या नाम है, बीजापुर। और ये जो क्षेत्र है इसका नाम है बिदर। और उसी दौरान याद रखिए, ये यहां पर जो एरिया था त्रावणकोर था। भैया अब आप इसी बात को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विजयनगर जो है, विजयनगर, और विजयनगर को आप अच्छे समझेंगे। जैसा कि ये जो विजयनगर, क्लियर। तो ये विजयनगर जो है, याद रखिएगा 1334, क्लियर, क्या है, 1334 है। इतनी बातें समझ में आ गई ना, सॉरी 36, 1336। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक संगमा राजवंश द्वारा, याद रखिएगा, एक संगमा राजवंश के ओडियार राजा के नेतृत्व में विजयनगर की
स्थापना हुई, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रशासक थे जिसको अच्छे से संभाल रहे थे। क्या नाम था? हरिहर राय और बुक्का राय। ठीक है, ये दोनों भाई थे। क्लियर? इनके द्वारा यह विजयनगर का प्रशासन चलाया जा रहा था। ये स्पेशली विजयनगर आप देख रहे हैं, विजयनगर क्या किया जा रहा था? चलाया जा रहा था। संगमा राजवंश द्वारा ओडियार के राजा द्वारा स्थापना किया गया। अब उसमें याद रखिए, ओडियार राजा थे खुद ही, और उन्हीं का संगमा राजवंश के थे, और उन्हीं का जो प्रशासन, क्योंकि भाई वृद्धावस्था की पारी आती है तो ये क्या करते हैं, कोई यंगेज ही उसका दारो मदार यानी उत्तराधिकारी के रूप में होता है। और उत्तराधिकारी के रूप में उस समय भैया हरिहर राय थे और बुक्का राय थे। ये दोनों प्रशासक के रूप में अच्छा खासा काम कर रहे थे। और उसी दौरान याद रखिए, विजयनगर में अच्छा खासा बोलबाला चल रहा था। किसका? इन दोनों भाइयों का। मतलब कि अगर ये छोटे से इंसान को, ये बड़े से इंसान को बुला लेते थे, तुरंत तुरंत इनको आना पड़ता था। इतना दबदबा था अपने आप में। ये दोनों हस्ती थे। कहने का मतलब कि हरिहर राय और बुक्का राय, ये प्रशासन और संगमा के जो राजवंश थे, ये अपने आप में विजयनगर का बोलबाला चल रहा था उस समय। जब भी कुछ कोई पूछता था, विजयनगर विजयनगर विजयनगर, इस तरीके से बहुत चर्चित था विजयनगर। अब सवाल उठता है कि विजयनगर का विनाश कैसे होता है? तो याद रखिएगा, एक बहमन साम्राज्य था। बहमन साम्राज्य, एक बहमन साम्राज्य आ गया। अब इसमें बहमन साम्राज्य में आप सबसे पहले समझेंगे कि 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन अहमद शाह द्वारा बहमन साम्राज्य की स्थापना किया गया। क्लियर? बहमन साम्राज्य की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन हसन अहमद शाह द्वारा स्थापना कर दी गई। इतनी बातें तो आपको अच्छे समझ में आ रही है। लेकिन इसमें बहमन साम्राज्य में आपको यह समझना है, छोटे छोटे एरियाज को लेकर के बहमन साम्राज्य अपना विस्तार काफी ज्यादा फैलाया हुआ था। तो अब सवाल उठता है कि कितने क्षेत्र थे इसमें स्पेशल? बहमन साम्राज्य में कितने क्षेत्र थे स्पेशल? याद रखिएगा। तो आपको समझना जरूरी है। जैसा कि ये निजाम है, निजाम को आप छोड़ेंगे। देखिए, ये आप गोलकुंडा से उठा करके सीधा बरार क्षेत्र, उसके बाद ये अहमदनगर और बीजापुर और ये गोलकुंडा, ऐसे ये एरियाज इनका क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? ये छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर के स्पेशल याद रखना, ये क्या किए थे? एक बहमन साम्राज्य अपना विस्तार फैलाए हुए थे। अब आपको देखना होगा कि जब ये एरियाज था तो एक इसकी राजधानी भी होगी। भाई, क्रियाकलाप कहां से किया जाएगा? देख रेख कहां से किया जाएगा?
तो उन्होंने राजधानी बनाया था गुलबर्गा। क्या नाम था? गुलबर्गा नाम की राजधानी बना दिया। अब भैया आपको अच्छे से ये पकड़ना है क्या, जरा केयर करिए। जो बहमन साम्राज्य था, क्लियर, जो बहमन साम्राज्य था उसमें जो क्षेत्र आ रहे थे वह याद रखिए कौन कौन है। अहमदनगर, कौन थे? अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर, देखते जाइएगा, उसके बाद बिदर, उसके बाद गोलकुंडा, उसके बाद याद रखिए बरार। ये 5 क्षेत्रों को मिला करके ये अपना साम्राज्य बनाए हुए थे। देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 5 ही क्षेत्र स्पेशल रूप से बहमन साम्राज्य में आते थे। ठीक, एक दिन ऐसा हुआ कि जब इनकी बोलबाला, विजयनगर की बोलबाला एकदम वर्चस्व चरम सीमा पे था, तो इनमें क्या हुआ, जो छोटे छोटे क्षेत्र बहमन साम्राज्य क्योंकि पड़ोसी, अब इनके मन में हुआ कि आखिर कौन सी ऐसी बात है विजयनगर अपने आप पे चमका हुआ, हम अपना क्षेत्र और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, तो ये छोटे जो छोटे क्षेत्रीय शासक लोग थे, यानी कहां कहां के, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर और गोलकुंडा, ये चारों यहां लिखेंगे, ये चारों क्षेत्रीय शासक एकजुट होकर विजयनगर पर युद्ध करने की तैयारी में जुट गए। अब बताइए, जुट गए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इनके ऊपर 4 क्षेत्र जुटेंगे, ये बेचारा अकेला क्षेत्र लेके पड़े हुए हैं, अपना प्रशासन और बहुत पहले से जमी जमाई हुई है, इतनी बातें पकड़ में आ गई अच्छे से। अब इन चारों क्षेत्रों को लेकर के अब आपसे पूछा जाएगा कि बहमन साम्राज्य जब विजयनगर पर हमला किया था, लड़ाई किया था, क्या उसमें बरार क्षेत्र था? बिल्कुल नहीं, बरार क्षेत्र बिल्कुल नहीं था। केवल 4 ही क्षेत्र थे, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। ये सब क्या किए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या किए, विजयनगर पर हमला बोल दिए। तो आप अगला क्या होगा, यहां लिखेंगे अहमदनगर, बीजापुर और बीदर और गोलकुंडा, इन चारों के क्षेत्रीय नेता या क्षेत्रीय शासक ये क्या किए, याद रखिएगा, ये विजयनगर पर लड़ाई शुरू कर दी। इतनी बातें समझ में आ गई अपना क्षेत्र विस्तार करने की। सब दुनिया केवल क्षेत्र विस्तार पे लगे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो बताइए, अब तीसरा पड़ोसी देश का यह विपरीत जो एंटी होगा वह क्या करेगा, दखलंदाजी देगा, चाहे उसका स्वार्थ सिद्ध हो या ना स्वार्थ सिद्ध हो, लेकिन वो आएगा जरूर। अब अधिकतर देखा जाए तो स्वार्थ सिद्ध करने ही आएगा, तीसरा बंदा स्वार्थ सिद्ध करने आएगा, नहीं तो जाए नहीं करेंगे भाई मदद। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है,
ध्यान दीजिएगा, इसे जरा मिटाते हैं। विजयनगर पर बहमन के क्षेत्रीय शासकों द्वारा लड़ाई या युद्ध शुरू हो गया। शुरू हो गया और वह डेट क्या थी? 26 जनवरी 1565 ईस्वी। क्लियर? वह डेट क्या थी? 26 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ाई शुरू हो गई। अब याद रखिए, एक स्थान है, याद रखिए वह स्थान का क्या नाम है, इस स्थान का भी नाम याद रखिएगा। उस स्थान का नाम है राजसी तांगड़ा युद्ध। और उसके बाद बन्नी हट्टी का युद्ध, ये सब नाम है। ताली कोटा युद्ध, ये तीनों नाम से आप याद रखिएगा। राजसी तागड़ा युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध और ताली कोटा का युद्ध। जैसा कि बन्नी हट्टी जो एक गांव है, उसी गांव में स्पेशल क्या होता है? युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? विजयनगर और बहमन साम्राज्य के बीच होता है। और बहमन साम्राज्य में हमने बताया कि स्पेशल क्या होंगे? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा के क्षेत्रीय शासक होंगे और उनके साथ जो सैनिक होंगे छोटे मोटे सब लगे हैं, सब जुटे एक तरफ, क्योंकि भाई साम्राज्य का फैलाव विस्तार करो ना, करना है, इसलिए सब एकदम जुटे हुए। धीरे धीरे क्या हुआ? यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर का बहुत बुरी तरीके से हार हुई। यहां तक कि विजयनगर का पतन हो गया। अच्छा, जब उसका पतन हो गया, हार हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? बहमन साम्राज्य का पूरा क्षेत्रीय विस्तार इधर फैल गया। अब एरिया तो मिल गया, इनके कब्जे में आ चुके। जब बहमन साम्राज्य के कब्जे में पूरी तरीके से आ गया तो इनका विस्तार तो हो ही गया। इतनी बातें समझ में आ गई तो एक नए राज्य का जन्म होता है। जो ये क्षेत्रीय शासक हैं, ये कहते हैं, ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको सबसे पहले एक नया राज्य का रूप दे देते हैं। और वह नया राज्य याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बनाया जाता है वह है 1600। फ्रेंड्स याद रखिए, धीरे धीरे जो चर्चा का विषय बना, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, उनके मन में ख्याल आया कि हम एक नए राज्य का, हिंदू राज्य का जन्म देंगे। धीरे धीरे उभरने लगा। वह डेट थी 1612 ईस्वी। वह डेट थी 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य हिंदू राज्य के रूप में उभरने लगा।
इतनी बातें समझ में आ गई। और याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें भी वंश चल रहा था, ओडियार वंश चलने लगा। और जब ओडियार वंश इसमें भी चलने लगा, फ्रेंड्स एक बात पॉइंट याद रखिएगा कि ओडियार वंश में जब चलने लगता है तो यहां पर आप समझ सकते हैं मैसूर राज का गठन हो जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? अच्छे से माना है फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि मैसूर राज का जब गठन होता है तो अडियार वंश जो है फिर शासक के रूप में होते हैं। और अडियार वंश, क्योंकि वंश उसी का हो, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अडियार वंश कैसे आ गया। अडियार वंश आने का मतलब यह है कि जैसे सपोज दैट हम मौर्य हैं तो हम एबिद बोलते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। उनका जन्म कहां, हमारा जन्म कहां, लेकिन वंशज तो है ना। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से अडियार वंश मैसूर, उसमें ओडियार द्वितीय अगर लिखा जाए तो बेटर होगा। ओडियार द्वितीय वंश का जो शासक बनता है, मैसूर का गठन होता है और उसमें उसका शासन चलाने वाला एक कृष्णराज और नंदराज के दो व्यक्ति। चलते हैं, अब इसे थोड़ा समेटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। मैसूर राज, ओडियार द्वितीय। क्लियर? ओडियार वंश के हैं, इनके नेतृत्व में चलता है। लेकिन क्या हुआ, जो प्रशासक का काम करते थे, याद रखिएगा, दो व्यक्ति थे, कृष्णराज और नंदराज। क्या नाम था? कृष्णराज और नंदराज। इस बात को आप अच्छे से जान रहे होंगे, जो कि ओडियार वंश में कृष्ण राज का ही प्रशासक जबरदस्त चलता था। चिल्ला, या आप कह लीजिए चिक्का, शुद्ध नाम चिक्का कृष्णराज का शासन चलता है। इसमें जो कृष्णराज है, इस बात को भी केयर करिएगा, और नंदराज, ये दोनों शासन के रूप में चला रहे थे, अच्छा खासा मैसूर चला रहे थे। एक ऐसी कंडीशन आती है कि नंदराज की सेना में एक व्यक्ति आता है, हैदर अली। कौन आता है? हैदर अली आता है। इनकी सेना में, नंदराज सेना में एक व्यक्ति आता है, हैदर अली, और याद रखना वह सिपाही के रूप में आता है। क्लियर? इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हैदर अली सिपाही के रूप में आ चुका है। एक नॉर्मल इंसान अगर देखा जाए तो हैदर अली पढ़ा लिखा भी नहीं था, पढ़ा लिखा था लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर कूटनीतिक बहुत अच्छा था, शासन चलाने में भी जबरदस्त था, बुद्धिजीवी था।
और बुद्धिजीवी होगा तो वही शासन चलाएगा, ये भी तो आप जानते हैं। तो नंदराज की सेना में एक हैदर अली नाम का व्यक्ति आता है, और जैसे हैदर अली नाम का व्यक्ति आता है, याद रखना इसका हाव भाव। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कृष्णराज अगर नंदराज की सेना में एक व्यक्ति सिपाही के रूप में सम्मिलित हो जाता है और इसकी कार्यशैली, इसकी कूटनीतिक देख करके इसको प्रोन्नत की जाती है, यहां तक कि एक प्रकार से आईजे आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में भी बन जाता है। आप ये भी कह सकते हैं मेन चीफ, मुख्य शासक के रूप में बन जाता है। इतनी बड़ी अच्छी कूटनीतिक शैली थी कि जो लगातार प्रोन्नत हो रहा था हैदर अली। क्या हुआ, इनकी कूटनीतिक देखकर और अच्छाई देखकर, साहस देखकर, क्लियर, एक डिंडवल, क्लियर, क्या नाम था, डीडी गुल, डिंडी गुल, क्या नाम है, डीडी गुल, एक स्थान भी है और किला भी है। यहां पर याद रखिएगा नंदराज ने अच्छा खासा, भाई किला है तो अच्छा खासा यहां पर सैनिक होंगे, लगे हैं, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब इनको सौंप दिया गया क्या, हैदर अली को बताया गया कि डिंडी गुल जो है किला को आपको देखना होगा, अच्छे से देखना, ये आपके लिए सराहनीय काम भी है। अगर आप उस किले को संभाल लेते हैं, अपने यहां पर जितने सैनिक हैं सभी सैनिकों को लेकर के आप अच्छे से किले का अधिकारी बना दिया गया, यानी कि जितने सैनिक थे सब हैदर अली के नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो यह सौंप दिया गया कि ऐसा है हैदर अली, आपको यहां का अधिकारी बना दिया जा रहा है, आप अधिकारी हैं और सैनिक को लेकर के अपने जो अंदर सैनिक है उनको लेकर अच्छे से काम कराइए, यहां पर कुछ उल्टा सीधा ना होने पाए, दंगा फसाद ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। इस तरीके से हैदर अली को सौंप दिया गया। वह स्थान, वह किला क्या था, डिंडी गुल था। ये डिंडी गुल कहां है, मैसूर में ही है, ये भी बात जानते रहिए, कहां है, मैसूर में। अब सवाल उठता है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां 1765 में एक मैप बनाते हैं पहले, जिससे आप अच्छे समझ जाएं। ये आपका भारत है, यहां पर आप देखेंगे कि बंगाल है पूरा जमाए हुए हैं अंग्रेज, यहां पर अंग्रेज हैं, आप पॉइंट को पकड़िएगा। यहां पर मैसूर हो गया, मैसूर में हैदर अली है, अब आपको पॉइंट पकड़ना है, हैदर अली है, और यहां पर आप पकड़ेंगे पेशवा, कौन है, पेशवा मराठा है, और यहां पर आप देखेंगे निजाम लोग, और यहां पर कौन है, अंग्रेज लोग। क्लियर, यहां पर अंग्रेज लोग हैं, यहां पर निजाम है, यहां पर पेशवा मराठा, यहां पर हैदर अली।
इतनी बातें समझ में आ गई। अब अंग्रेज लोग ये बराबर चाह रहे थे, क्योंकि निगाहें इनकी यहीं पर टिकी हुई है। जब इनकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां आएंगे जरूर। ये बात क्या हैदर अली को पता नहीं चलेगा क्या? हैदर अली को पता चलेगा। अब अगर सौंपा गया है तो ये बताया गया, डिंडीगुल सौंपा गया हैदर अली को, तो हैदर अली को ये पता चल गया कि हमको इसलिए सौंपा जा रहा है क्योंकि हमको युद्ध सामना किससे करना है? अंग्रेजों से करना है। तो याद रखिए, हैदर अली को डिंडीगुल इसलिए सौंपा गया है क्योंकि अंग्रेजों का सामना अच्छे से हैदर अली कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी है, उनका कार्यभार देख करके ही प्रमोट किया गया है, तभी तो अधिकारी बनाया गया। तो इसलिए हैदर अली को यहां पर चयनित कर दिया गया। अब हैदर अली डिंडीगुल का तो बहुत देख रेख तो कर ही रहा है, लेकिन उसके माइंड में यह आ गया कि सामने कौन है? अंग्रेज हम पर, क्योंकि उनकी निगाहें इसी पे टिकी हुई है। अब इसलिए हम क्या करें, हम यहां पर डिंडीगुल में उन्होंने क्या किया, एक शस्त्रागार बनवा दिए। क्या बनवाए? शस्त्रागार बनवाए। अब भैया याद रखिए, शस्त्रागार में क्या होता है? हथियार, अच्छे अच्छे आधुनिकीकरण के हथियार बनाए जाते हैं। वो अपने आधुनिकीकरण में ले जाकर के उन्होंने हथियार का प्रोडक्शन कराया। कौन कराए? हैदर अली ने। अब जब हथियार बनाने लगे तो यूरोपीय मॉडल में बनाने लगे। किस मॉडल में? यूरोपीय मॉडल में बनाने लगे, जिस प्रकार से यूरोपीय मॉडल होता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए, जब यहां से हथियार अच्छा खासा निकलने लगा, बन के तैयार होने लगा, यानी हथियार एकदम पूरा लैस कर लिए, हैदर अली लैस करवा लिए, उसके बाद अपने सैनिकों को उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके अंदर सैनिक भी थे, अपने सैनिकों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण भी देने लगे। यहां लिखेंगे आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने लगे। और याद रखना, जब हैदर अली यहां पर अधिकारी के रूप में बना है तो वह टाइम क्या था? 1755 ईस्वी में। क्लियर? कब था? 1755 ईस्वी में। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, अब 1755 तक तो लगभग हम पहुंच चुके हैं। क्लियर? अब आपको देखना है, यूरोपीय मॉडल में उन्होंने शस्त्रागार भी बनवाए और शस्त्र यानी आप हथियारों से पूरा लय से एकदम बना लिए, क्योंकि भाई हमको अंग्रेजों से भिड़ना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आधुनिकीकरण करके सीधा सीधा अपने सैनिकों को उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वहां की सेना कैसे होगी, एकदम यूरोपीय मॉडल में लड़ सकेगी, क्योंकि यूरोपीय सेना उस समय हथियारों में एकदम ताकतवर थी, उनके पास अच्छे अच्छे राइफल, बंदूक, सब कुछ थे। जैसा कि आपने सुना होगा, फ्रांस के पास ज्यादा तोपें थी और अंग्रेजों के पास, क्योंकि उनके पास चारों तरफ समुद्री थे, इसे क्या किए थे, नावें अच्छे अच्छे तैयार किए थे। ये बातें समझ आ रही होगी। तो फ्रांसीसी दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो बातें समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या है कि जब ये डिंडीगुल का सब कुछ अधिकारी के रूप में इनको सौंप दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, आपको ये बात याद होगी कि मद्रास में अंग्रेज हैं, यहां पर इनका दुर्ग भी है,
किला भी। और आप देखेंगे यहां पांडिचेरी में, पांडिचेरी में फ्रांसीसी। अब हमने पहले ही स्टार्टिंग बता दिया, क्या अंग्रेज और फ्रांसीसी से युद्ध हुआ, फ्रांसीसी हार गए, तो क्या फ्रांसीसी भारत छोड़ दिए? क्या नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि वहां संधि हुई थी। जब संधि हुई थी, उसी संधि में बता दिया गया था कि देखिए ऐसा है, आपकी सेना यहां भारत में दिखनी नहीं चाहिए, अगर आपको व्यापार करना है तो आप व्यापार करो। इसका मतलब फ्रांसीसी लोग हैं। और याद रखिए, हैदर अली से आप चाहे हैदर अली कहिए या मैसूर कहिए, मैसूर से या हैदर अली से फ्रांसीसी लोग को या फ्रांसीसियों से बड़ा स्नेह था, लगाव था, बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि कहते नहीं, हमको पल याद है आपने मुझे हराया था और आपके पास हथियार रखने का चांस है, हमको मना कर दिए थे कि हमारी सेना ही नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम बदला लेके रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं, यहां पर फ्रांसीसियों का अगर सपोर्ट है तो क्या हैदर अली को सपोर्ट नहीं मिलेगा? हैदर अली को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। ये बातें तो अच्छी सी आनी चाहिए। हैदर अली को सपोर्ट मिल गया। किसका मिला? हैदर अली को फ्रांसीसियों का सपोर्ट मिल गया। क्लियर? फ्रांसीसियों क्या हुआ? सपोर्ट अच्छा खासा मिल गया। फ्रांसीसियों ने कहा क्या? हैदर अली, जैसी आपकी शक्ति है, आप जितने महत्वाकांक्षी हैं, मुझे लगता है कि आप विस्तार कर सकते हैं, साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बातें आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए। हुआ क्या? हैदर अली ने कहा कि अगर हम विस्तार कर लेंगे, आप हमारा साथ देंगे, तो उसके बदले में हम आपको क्या देंगे? एक माहे क्षेत्र दे देंगे। तो याद रखिएगा, हैदर अली ने फ्रांसीसी की मदद के बदले उन्हें माहे क्षेत्र ही दे दिया। कौन क्षेत्र दे दिया? माहे क्षेत्र ही दिया। क्योंकि फ्रांसीसी जब इनकी सहायता करने लगे तो हैदर अली, मैसूर वालों ने क्या किया? ठीक है, मैं ले लिया, क्या लेना, माहे, माहे हम आपको दे दें। लेकिन याद रखना, माहे तो दे दिए और फ्रांसीसी की इनकम भी होने लगी। फ्रांसीसी अच्छा खासा व्यापार किए। क्या किए? व्यापार किए, और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हुआ। और मुनाफा होने के बाद फ्रांसीसी ने क्या कहा? फ्रांसीसियों ने कहा कि हैदर अली, अब आप टेंशन ना लेना, आपके हथियार बनाने में जो भी आवश्यकता होगी, पैसे की जरूरत होगी, हम पैसे भी देंगे, मदद, पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब आप समझ सकते हैं, फ्रांसीसी और प्लस हैदर अली, ये दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने लगे। जैसी शक्ति होगी उसी तरीके से हम भक्ति करेंगे। ये फ्रांसीसियों की देन, और यही देन हैदर अली की भी देन हो गई। इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई हो। इसे मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बदले में फ्रांसीसी को क्या मिला, माहे मिल गया। अब यही कूटनीतिक देख करके क्या हुआ कि सबको ये लगा कि हैदर अली इतना कूटनीतिक है, उधर फ्रांसीसी को भी मिला लिया और फ्रांसीसी को क्षेत्र एरिया भी दे दिया, अच्छा खासा बेचारे मुनाफा कमा रहे, मुनाफा करके सारा पैसा किसको लगा रहे हैं, हैदर अली को दे रहे हैं कि हे हैदर अली, जो भी आपको आवश्यकता हो हम आपके लिए दिन रात खड़े। इसीलिए याद रखना 1761 में हैदर अली, याद रखना एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि पूरे मैसूर का मुख्यमंत्री कह लीजिए या आप कह सकते हैं शासक बन गया, चीफ ऑनर हो गया। कब बना? 1761 में। और भैया जैसे ये 1761 में ये शासक बनता है, इसकी रणनीति भी सबको ये लगने लगी, घायल करने लगी। किसको घायल करने लगी? आपको याद होगा, इधर बैठे हैं पेशवा मराठा और इधर बैठे हैं निजाम लोग, इनको भी क्या होने लगा? टेंशन। क्यों? क्योंकि ये इधर जीत गया था और जीतने के बाद फ्रांसीसियों को भी मिला लिया। कहीं ऐसा ना हो कि पेशवा मराठा को लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो हमारा क्षेत्र ले लें, हमारा भी क्षेत्र चला जाएगा, और निजाम को भी लगने लगा कहीं हमारा भी क्षेत्र हड़प ना ले। हैदर अली को इतना दबदबा अब बन गया, एकदम उफान पे उठ गया। तो हैदर अली क्या किया? हैदर अली अपनी विस्तार नीति पर, अपनी विस्तार नीति को आगे बढ़ाया। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी विस्तार नीति को आगे बढ़ाया, कहने का मतलब यह है कि जैसे ही वह शासक बनता है तुरंत उसके बागडोर उसके हाथ में आ गई। उसके बाद का अब क्षेत्र को फैलाओ, जितना मन करे उतना फैलाओ, और क्षेत्र फैलाने के मूड में इन्होंने क्या किया? अपनी विस्तार नीति को ही विस्तार बढ़ा लिया, और जैसे बढ़ाने का प्रयास किया तुरंत मराठा और इधर निजाम दोनों को हेडेक हो गया, टेंशन। इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है, मराठा इधर परेशान, मराठा इधर परेशान और निजाम इधर परेशान, अंग्रेज उधर परेशान, सबके सब परेशान कि हैदर अली इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी शासक भी बन गया, इतनी जल्दी विस्तार नीति को बढ़ाने लगा। इतना बड़ा टेंशन होने लगा इसको। किसको किसको? मराठा पेशवा को और निजाम। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इधर पेशवा मराठा प्लस निजाम, ये सब क्या किए? अंग्रेज की तरफ मिलने के लिए तैयार। ये अंग्रेज की तरफ मिलने के तैयार। अब आप जानते हैं, घर के भेदिया लंका ढावे, एक कहावत कही गई कि घर का भेदी जो होता है वो लंका को एकदम विनाश कर देता है। उसी प्रकार से ये घर के हैं और ये तो विदेशी है, तो ये क्या हुआ? जब ये दोनों इनसे मिल जाएंगे तो ये तो घर का ही भंडा फोड़ रहे हैं। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अब हुआ क्या? हैदर अली अगर इतना कूटनीति और इतना वर्चस्व न फैलाया होता तो शायद उसको एक सिपाही से एक शासक के रूप में बनने में अकेला हाथ नहीं है, सबका हाथ है। चारों तरफ जो जहां जहां विस्तार किया होगा सब जगह उसका हाथ है, तभी तो इतना बड़ा विस्तार किया। और जब इतना बड़ा विस्तार किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर नाके नाके पे हैदर अली के लोग छाए हुए होंगे। तो क्या हैदर अली को यह पता नहीं चला होगा? ये बातें पता चली होगी ना कि पेशवा और निजाम अंग्रेज से मिल चुके हैं और हम पर भी लड़ाई
हो सकती है। ये हैदर अली को भी आभास होने लगा। तो यहां लिखेंगे हैदर अली को पता चल गया कि अब पेशवा, मराठा और निजाम और प्लस अंग्रेज त्रिगुट हुए। ये कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। हमला कर सकते हैं भैया, ये कभी भी हमला कर सकते हैं। अब हैदर अली पढ़ा लिखा जरूर नहीं था, लेकिन कूटनीतिक था, शासन चलाने आता था, तभी तो शासक बना। इतनी बातें पकड़ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब त्रिगुट एक तरफ, त्रिगुट में कौन कौन है और एक तरफ कौन है, याद रखिएगा। त्रिगुट में है अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये तीनों एक तरफ, हैदर अली एक तरफ। चलिए त्रिगुट में कौन कौन है, पेशवा मराठा प्लस निजाम प्लस अंग्रेज, ये एक तरफ है, और एक तरफ कौन है, हैदर अली। ये बातें सुना गई। अब हैदर अली के मन में ये भी टेंशन, भाई कहां अंग्रेज बाहरी शक्ति आ रही है। अगर घर की बात होती तो आपस में कुछ समझ लिया जाता, लेकिन घर बाहरी शक्ति आ रही, और जो बाहरी शक्ति आ करके हम पर, यानी भारत में देशी रियासत पर, जो मुख्य देशी रियासत है जो बंगाल है, उस पर राज कर रहा है, और हम पर भी हमला करवा रहे हैं। इसका मतलब बाहरी आदमी को बुला करके इस तरीके से हम पर हमला करवाएंगे। तो ये कूटनीतिक था हैदर अली। हैदर अली कहा कैसा है, रुक जाइए, मेरे पास एक दिमाग है, हम उस दिमाग का प्रयोग करते हैं। तो हैदर अली क्या किया, सबसे पहले पेशवा के पास गया, पेशवा मराठा के पास गया। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। पेशवा मराठा के पास जाता है, और आपको याद होगा एक व्यक्ति अफगान से आया हुआ था, क्लियर, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। यहां लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली, और पेशवा की तरफ से कौन सा था, ये अफगानी था, और पेशवा की तरफ कौन था, मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ। आपको याद होगा सदाशिव भाऊ जो है, ये 14 जनवरी 1761 के लड़ाई में हार गया था। ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी की लड़ाई में हार गया। ये पेशवा मराठा था, ये हार गया। किससे हारा, अहमद शाह अब्दाली से हार गया। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब यहां आप सोचेंगे कि अहमद शाह अब्दाली और पेशवा सदाशिव से क्या मतलब है। मतलब ये है, ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब फ्रेंड्स याद रखिए, जो यह युद्ध हुआ, ये हल्के में युद्ध नहीं हुआ, एक विनाशक हुआ था। दोनों पार्टियों का विनाश। छोटे मोटा युद्ध होता है तो उसमें तो आर्थिक तंगी आ ही जाती है, तो बड़े बड़े योद्धा है लड़ने वाले, तो स्वाभाविक सी बात आप जान ही सकते हैं, यहां पर पैसों की कंगाली जबरदस्त आई। पैसों की कंगाली यहां पर क्या होगा, जबरदस्त आई होगी। क्लियर, अच्छे से सुना रहा है।
अब आप दिमाग लगाइए, हैदर अली कहता है यहां पेशवा मराठा के पास गया, इसका मतलब इन सब के पास गया, मराठाओं के पास गया। कहा क्या कि हमें पता है, हमें पता चला है कि 1761 में इधर हम शासक बन रहे हैं और उधर आप पानीपत का तृतीय युद्ध लड़के हारे हैं, यहां पर आर्थिक तंगी आ चुकी है, आप किस लिए अंग्रेज की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है अंग्रेज की तरफ जाने की। हम क्या हैं, पड़ोसी, आपके पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो क्या गैर इंसान अंग्रेज से कोई आकर के, ब्रिटेन से, फ्रांस से कोई आकर के इस तरीके से आपको मदद करेगा? और उसका भी पहले आप भला करेंगे तभी आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले आप भला करिए तब वो आएगा। पहला पॉइंट ये, आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे हम आपको देंगे। हैदर अली ने कुछ सांत्वना दिया, पेशवा मराठाओं को कह दिया कि आप अंग्रेज की तरफ बिल्कुल मत जाइए, आपको पैसे की तंगी है, आपको हम पैसा दे देंगे। पेशवा मराठों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे, हमको पैसे की तंगी, हम पानीपत की युद्ध लड़े हुए हैं, खूब जबरदस्त हारे हुए, हमारे पास पैसे नहीं। और उधर पेशवा मराठा को यह भी खुशी हो गई कि हमको डर था कि हैदर अली कहीं ऐसा न विस्तार नीति फैला रहा, कहीं हमारे ऊपर अटैक न कर जाए, हमको तो यह डर लग रहा था, इसलिए हम अंग्रेज की शरण भागे। इस रणनीति को पकड़िए, गजब की रणनीति है फ्रेंड्स। अब याद यहां पर क्या होगा कि हैदर अली के साथ कौन हो गया, पेशवा हो गए। यहां इसको मिटाते हैं। हैदर अली प्लस कौन हो गया, पेशवा मराठा हो गए। कौन हो गए, पेशवा मराठा हो गए। अब भैया जब पेशवा मराठा साथ में हो गए, अब किसके पास जाएगा हैदर अली, निजाम के पास जाएगा। क्लियर? जब हैदर अली निजाम से पूछेगा कि हे निजाम, आप आखिर क्यों जा रहे हो, अंग्रेज की तरफ क्यों जा रहे हो? मुझे पता चला है क्योंकि आपके पास छोटा सा एरिया है इसलिए आप भाग रहे हो, आपके पास छोटा क्षेत्र है, आप इसलिए भाग रहे हो, अंग्रेज के साथ जा रहे हो। आप मेरे पड़ोसी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों विदेशी शक्ति को हमारे बीच में दखलंदाजी ला रहे हैं? अगर आपको क्षेत्र की जरूरत है तो आइए हम क्षेत्र देते हैं आपको। उत्तरी सरकार, जिसे आज आंध्र प्रदेश बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। यानी कि आपको यहां लिखेंगे तो ये हैदर अली निजाम से कहा कि आपको क्षेत्रों की कमी है तो आपको हम क्षेत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र ले लीजिए। और क्षेत्र में देने के लिए क्या कहा, उत्तरी सरकार को। उत्तरी सरकार को याद रखिएगा, आज आंध्र प्रदेश कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे अच्छे से। हो गया नोट? इस तरीके से स्वीकृति मिल गई, ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको दे दीजिएगा। अब कौन हो गए, हैदर अली, पेशवा और निजाम। 3 गुट पहले उधर थे, अब 3 गुट क्या हो गए, इधर आ गए। इतनी बातें समझ में आ गई। हैदर अली, पेशवा, मराठा और निजाम साथ में हो गए। अब बचा कौन, अकेले बचा त्रिगुट में। कौन बचा अकेले, अंग्रेज बचे हुए। अंग्रेज की लड़ाई शुरू। इतनी बातें समझ में आ रही, अंग्रेज की लड़ाई शुरू हो गई, अंग्रेज चढ़ाई करने लगा। और भैया याद रखना, 1768 ईस्वी में जबरदस्त लड़ाई होती है। देखो होने क्या जा रहा है, इस पॉइंट को पकड़िएगा। अब
अब इधर क्या हो गए, अंग्रेज अकेले हो गए। जैसे अंग्रेज अकेले हो गए तो भैया लड़ाई होने शुरू हो गई 1768 ईस्वी में। एक पॉइंट याद रखिएगा, रियलिटी है 1767 से 68। क्लियर, लिख लीजिएगा। यानी कि ये लड़ाई जब शुरू होती है तो हैदर अली क्या करता है, कर्नाटक में जाता है। उस समय कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी। उस समय कर्नाटक की राजधानी क्या थी, आरकाट थी। लड़ाई शुरू किसके किसके बीच, अंग्रेज अकेला है और हैदर अली पेशवा मराठा और निजाम एक तरफ है। फिर यहां पर पासा पलटता है। कैसे पासा पलटता है, एक बार इस युद्ध में हैदर अली हार जाता है, तो निजाम को यह लगने लगा कि मैं तो जो रिश्ता निभाने के लिए बात हुई थी कि हमको उत्तरी सरकार मिल जाएगा, लग रहा है वो उत्तरी सरकार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हैदर अली हार चुका है, हारने जा रहा है। हैदर अली इधर हार रहा है और तुरंत निजाम क्या किए, अपना पासा पलट करके फिर अंग्रेज की तरफ चले गए। अब क्या हो गया, एक तरफ अंग्रेज थे और उसके बाद इसके साथ में कौन आ गए, निजाम आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जब इस युद्ध में अब युद्ध होने लगा, जब युद्ध होने लगा तो हैदर अली एक बार पराजय की कंडीशन में आ गया, हारने की कंडीशन में। प्रारंभ जैसे युद्ध हुआ तुरंत वो हारने की कंडीशन में आ गए और तुरंत निजाम को ये लगा कि ये हैदर अली हार रहा है, अब तो लग रहा है कि हमको जो उत्तरी सरकार मिलने वाला है वो उत्तरी सरकार भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या किया, वो किसकी तरफ चला गया, अंग्रेज की तरफ चला गया। अब इधर कौन हो गए, अंग्रेज और निजाम हो गए। एक दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हकीकत देखा जाए निजाम और पेशवा मराठ का 36 का आंकड़ा पहले से भी था, ये भी याद रखिएगा। निजाम और मराठा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे और इसलिए तो ये भरसक प्रयास के जरा सा झटका इनको मिला कि हैदर अली इधर पराजय हो रही है, पराजय हो रहा है हैदर अली, हारने की कंडीशन में तुरंत निजाम किसकी तरफ भाग गए, अंग्रेज की तरफ चले गए। क्लियर, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए एक तरफ कौन कौन हो गया, अंग्रेज और निजाम हो गए। क्लियर, और एक तरफ कौन बचा हुआ है, हैदर अली, हैदर अली और पेशवा मराठा। पेशवा मराठा एक तरफ है, दोनों में युद्ध शुरू, घमासान, खूब घमासान हो रहा। अब दो दो पार्टी का सीक्वेंस बन गया ना अच्छे से। अब देखो अंग्रेज निजाम हो गए, हैदर अली पेशवा मराठा हो गए, युद्ध शुरू। और युद्ध जो होता है, हैदर अली फिर एक बार पराजय होने के बाद, यहां पराजय होने के बाद तुरंत क्या किया, उठ खड़ा हुआ। किताबों में घुड़सवार के साथ साथ जबरदस्त लड़ाई किया और लड़ाई करने के साथ साथ आप समझिए कि कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर कब्जा जमा लिया। एक बात याद रखिए, ये अंग्रेज जब यहां पराजय होने लगा, पराजय होकर के निजाम ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ चले गए। तो ये 1768 ईस्वी की कहानी छोड़ दिए थे साथ हैदर अली का। हैदर अली को लगा
कि कहीं ऐसा न हो निजाम साथ छोड़ दिया, कहीं पेशवा मराठा भी मेरा साथ छोड़ न दे, और इसीलिए उसमें और जुनून आ गया हैदर अली को। और जब हैदर अली को जुनून आ गया तो अकेले खड़ा हुआ और तुरंत क्या किया, एकदम सफा चट कर दिया। कहने का मतलब कर्नाटक की राजधानी अर्काट को अपने कब्जे में कर लिया। जब कर्नाटक जीत लिया हैदर अली, जब हैदर अली कर्नाटक को जीत लेता है, ध्यान देना, तो ये तुरंत आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ साथ आप समझ सकते हैं मद्रास में अंग्रेजों का दुर्ग था। अंग्रेजों का दुर्ग था, उसे भी क्या किया, जीत लिया। उसे भी जीत लिया। यहां तक कि मद्रास में जो दुर्ग इधर उधर का सब कुछ था, घर द्वार जो कुछ भी था, सब तहस नहस कर डाला हैदर अली ने। इतना खुरापात किया, समझिए आग लगा दिया पूरा। जिधर से जा रहा था पूरा गर्दा ही गर्दा हो रहा था, धुआं ही धुआं कर दिया। आप इतना समझिए, वो हैदर अली में वो शक्तियां आ गई, क्योंकि निजाम शायद साथ ना छोड़ा होता तो शायद आसानी से कुछ न रहता। लेकिन जब जैसे निजाम दगा देने लगा, तुरंत इसमें जुनून आ गया कि अब हमें पेशवा के ऊपर भी उम्मीद नहीं कि मेरा साथ देगा, अब हम अकेले, जुनून आकर के उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अब अगला मैटर क्या है, इस बात को भी देखिएगा। 4 अप्रैल की डेट आती है। 4 अप्रैल, एक बात याद रखिए, जब यहां पर मद्रास में जबरदस्त हैदर अली ने क्या किया, धुआं धुआं चारों तरफ तहस नहस कर दिया, तो वहां पर जो, याद रखना, जो वहां पर अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी लोग थे, क्लियर, जो सदस्य थे वहां पे, वो एकदम भयभीत हो गए। और भयभीत होने के साथ उनके मन में क्या उठा कि ऐसा करते हैं, हम चले हैदर अली से समझौता कर ले तो मेरे लिए बेटर होगा। इसलिए अंग्रेजों के सैनिकों ने हैदर अली की शरण में आकर के कहे, माफ करिए, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अब आंतरिक दखल, क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति थी, पहले से रणनीति क्या कि अब जिंदगी में कभी भी हम किसी के साथ आंतरिक मैटरों में समझौता, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, ये पहले से रणनीति। अब देखिए, तो 1769, क्लियर, 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को, याद रखना, एक तरफ हैदर अली और एक तरफ अंग्रेज लोग, और ये मैटर समझौता होता है मद्रास में। इसीलिए इस संधि को कहते हैं मद्रास की संधि। समझौता होता है। इस समझौते में क्या पॉइंट होता है, इस बात को बस केवल 2-3 मिनट के क्लासेस और हैं, आप इस समझ लीजिए कि मद्रास की संधि में क्या होता है। 2 पॉइंट होता है। अंग्रेजों ने खूब बढ़िया बात कही, मीठी मीठी बात, क्योंकि अंग्रेजों का सिद्धांत था कि जहां मेरी हार होगी वहां एकदम सॉरी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, हम धीरे से क्या करेंगे, दिल में घुस लेंगे। अंग्रेजों का सिद्धांत था। और भारतवासियों का क्या सिद्धांत था? भारतवासियों का सिद्धांत था कि हम क्या करेंगे, अगर एक बार कोई क्षमा मांग लेगा तो दया दृष्टि दिखा करके, भाई चलो ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ, इस तरीके से हम सब कर लेते। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा कुछ कूटनीति नहीं था। तो ये मद्रास की संधि होती है। और इस मद्रास की संधि में एक बात याद करिएगा कि मद्रास की संधि में क्या होता है। मद्रास की संधि में यह होता है, अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं देंगे, हम कभी भी मैसूर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हैदर अली की हम साथ भी देंगे। ये समझौते हो रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि जो मतलब तैयार होता है ना,
हर वक्त छोड़ता है, उसका अवसर निकल जाए, मतलब निकल जाए तो साथ तुरंत छोड़ेगा। याद रखना फ्रेंड्स, 1771 ईस्वी में ये क्या करता है, अंग्रेज लोग फिर छोड़ देते हैं साथ। आज ये मित्र बना है और मित्र ही क्या होता है, दुश्मन भी बनता है। क्लियर? तो मद्रास की संधि में समझौता हो जाता है और ये समझौता 4 अप्रैल 1769 को होता है। किसके किसके बीच होता है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच होता है। इसमें 2 ही पॉइंट आप स्पेशल याद रखिए कि कभी भी हम आंतरिक मामलों में झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, छोटी सी बात याद रखिए, ये तो मान लीजिए अंग्रेज ने दगा दे दिया, 1771 में दगा दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा दगाबाज कौन था, निजाम था। कि जरा से एक वक्त देखा कि हैदर अली की पराजय होने जा रही, तुरंत अंग्रेज के पलड़े में चले गए। ऐसा क्या करने की जरूरत थी? अरे हाँ, अंग्रेज अगर ये हैदर अली पराजय हो रहा है, आप मिलकर साथ दिए होते तो शायद कुछ और हिस्ट्री होती, कुछ और इतिहास होता भारत का। सही है? अगर सही है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर की बात याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे क्लास में, बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।